सिंह आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फॉरेन सेक्टर, जी हाँ फॉरेन ट्रेड कह सकते हो आप, कि इंडिया की इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड को कैसे इफेक्ट पड़ा ब्रिटिशर के आने की वजह से। ये चैप्टर हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पार्ट 1 हमने समझा इंट्रोडक्शन का, पार्ट 2 हमने समझा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इफेक्ट पड़ा, इंडस्ट्री सेक्टर कैसे इफेक्ट पड़ा। ये है पार्ट 4 है। बाकी पार्ट नहीं देखे जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें हम समझेंगे कि फॉरेन ट्रेड को कैसे इफेक्ट पड़ा गया, कैसे ब्रिटिशर ने फॉरेन ट्रेड पे कैसे इफेक्ट डाला। इसके लिए आपको थोड़ा पिछली वीडियो को अगर आप अच्छे समझोगे तो आपको बहुत बड़े ये टॉपिक समझ आने वाला है, कुछ भी नहीं आपके लिए। अगर आपने इंडस्ट्री सेक्टर वाली वीडियो को अच्छे देखे, उसमें हमने ये बात करी थी कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मेन थी इंडिया की, उसको नुकसान पहुँचाया गया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया था कि भैया हम जो है रॉ मटेरियल्स इंडिया से ब्रिटेन भेजेंगे चीप रेट्स पे, और ब्रिटेन से हम फिनिश्ड गुड्स इंडिया में लाएंगे, वो भी हाई प्राइस पे, जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउन होने लग गई थी। क्योंकि ब्रिटेन वाले गुड्स की इंडिया में डिमांड बढ़ गई, लोग इंडिया में ब्रिटेन वाले गुड्स ही खरीदने लग गए क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे थे उनको। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री महंगे थे उनके सामने, वो मशीन के बने होते गुड्स है, और ऊपर से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बाहर अगर एक्सपोर्ट करना है तो हैवी ड्यूटी लगा दी गई, बाकी सब पे तो टैक्स ही हटा दिया गया, इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे टैक्स लगा दिया गया, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, करोगे तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ से ही बात ये फॉरेन ट्रेड वाली है। जैसे आपको पता है कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ट्रेडिंग नेशन था एंशिएंट टाइम में फॉरेन ट्रेड के मुकाबले में। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा माल बाहर जाता था, सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बन गई थी हमारी। बेसिकली हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वाले जो प्रोडक्ट है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते थे, तो इसलिए यहाँ से वहाँ बाहर जाता था, हमारा सारा एक्सपोर्ट बहुत होता था, हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत बढ़िया था। हम सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, और हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से हम बहुत, हमारे वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट जैसी आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आई, उसने बहुत सारी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगा दी, बहुत ज़्यादा रुकावटें लगा दी ट्रेडिंग में, फॉरेन ट्रेड के अंदर। क्योंकि पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत बढ़िया थी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बाहर जाते थे, फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा था हमारा, बट रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा दी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। ब्रिटिशर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा, स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ा कि फॉरेन ट्रेड को भैया आप ये वाले प्रोडक्ट करना है, ये नहीं करना। वहाँ पर स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाल दिया गया, कॉम्पोजिशन पे डाला, कितना करना है, वॉल्यूम पे डाला, कौन से प्रोडक्ट बिकने हैं, कौन से नहीं बेचने बाहर, कौन से खरीदने बाहर से, कौन से नहीं बेचने, इस तरीके से कितना ट्रेडिंग करनी है बाहर से, कितना नहीं करनी। तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला गया, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा दी कि इन देशों से माल आप सिर्फ खरीद सकते हो, इन देशों से नहीं खरीद सकते, इस तरह से। तो यहाँ पर आप मेन पॉइंट समझेंगे, द स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडिया का फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी ब्रिटिश रूल के दौरान। पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया हमारा देश, आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल्स जो ब्रिटेन इंडस्ट्री को चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, और इंपोर्ट कर रहा था बना बनाया सामान। वहीं से ये पॉइंट है कि एक्सपोर्टर तो प्राइमरी प्रोडक्ट का करने लग गया। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल्स, और इंपोर्ट किसका करने लग गया, फिनिश्ड गुड्स का। तो ये देखो डायग्राम बहुत बढ़िया है, बोला कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, जो कि रॉ मटेरियल है। ब्रिटेन इंडस्ट्री को अगर कपड़े बनाने हैं तो कॉटन चाहिए, कॉटन कहाँ से ला रही है, इंडिया से। वो भी आपको पिछले वीडियो में आपको पता है, चीप रेट्स पे, एक्सपोर्ट भी चीप रेट में कर दिया था, सस्ते में जानबूझ के एक्सपोर्ट करने लग गए थे ब्रिटेन वालों को। वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब आपको चाहिए भैया। ब्रिटेन इंडस्ट्री में जो भी आपका इंडिगो, जूट, ये शुगर चाहिए, ये सब इंडिया से मंगाने लग गए थे। तो इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया गया प्राइमरी प्रोडक्ट का। चीप रेट्स पे भैया आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया से ब्रिटेन में।
इससे ब्रिटेन इंडस्ट्री का तो फ़ायदा हो रहा था, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच गया। ठीक है। उसके बाद इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कि ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे हम, यानी कि ब्रिटेन वाले इंडिया को सामान बेच रहे थे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी कि बने बनाए सामान, जैसे कि वूलन क्लॉथ, गरम कपड़े। अब गरम कपड़े इंडिया में भी बन सकते थे, बट जानबूझ के हमको डिपेंड कर दिया ब्रिटेन पे कि आपको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा हाई प्राइस पे। और लेकिन वो हाई प्राइस इंडिया में आके सस्ता पड़ जाता था, क्योंकि वो मशीन के बने बनाए सामान सस्ते होते थे। और अगर वूलन क्लॉथ इंडिया में हाथ के बने बनाए सामान हो गए, वो महंगा पड़ेगा उन कंपैरिजन टू ब्रिटेन। तो वूलन क्लॉथ बेचने लगी। कैपिटल गुड जैसे कि मशीनरी चाहिए तो मशीनरी भी आप ब्रिटेन से ही मंगाओ। तो इस वजह से हमको डिपेंड कर दिया, हमें डिपेंडेंट बना दिया ब्रिटेन पे। यानी कि रॉ मटेरियल जो इंडिया की इंडस्ट्री में अगर यूज़ होगा तो इंडिया की इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, बट उसको एक्सपोर्ट करने लग गए ब्रिटेन के अंदर। तो हमें एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट का। और जो फिनिश्ड गुड्स इंडिया में बन के इंडिया में बिकने चाहिए थे, वो हम ब्रिटेन से खरीदने लग गए। हमें इंपोर्टर बना दिया गया फिनिश गुड्स का, और इंडिया में बाहर वाले ब्रिटेन के गुड्स इंडिया में बिकने लग गए, और जिस वजह से इंडिया की मार्केट बहुत डाउन हो गई। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में बहुत इफेक्ट पड़ गया। समझ आ गया पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल ने अपना मोनोपोली बना ली थी, यानी कि अपना एक डोमिनेंस बना लेता। अपना डोमिनेंस किस तरीके से बना लेता? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी की सारी, आपको पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मोनोपोली अपने पास रख दी थी कि भाई हमारी कंट्री को ये माल एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट के करने हैं, और हमारी कंट्री से जो इंपोर्ट होगा वो फिनिश गुड्स होगा। अभी आपने पीछे पड़ा, तो इस पे तो आपने मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना ली थी। और ये भी देखो आप यहाँ से, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड, इंडिया का जो आधे से ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा जो बाहर माल बिकता था या खरीदते थे, वो सब ब्रिटेन से ही खरीदते बेचते थे। आप ध्यान से देख सकते हो। तो ब्रिटेन से ही 50% से भी ज़्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता था। लेकिन बाकी जो बचा वो भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्री को भेज दोगे, उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ कंट्री के साथ खाली। तो रेस्ट वॉज अलाउड टू फ्यू अदर कंट्री लाइक चाइना के साथ कर सकते हो फॉरेन ट्रेड, श्रीलंका के साथ कर सकते हो, ईरान के साथ कर सकते हो। तो इसलिए ये ब्रिटिश रूल ने जानबूझ के इंडिया को फंसा के रख दिया कि अब इन हमारे साथ तो करना ही करना है 50% से भी ज़्यादा, लेकिन बाकी के साथ करना है तो अपने ही कुछ कंट्री है इनके साथ कर सकते हो बस, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड बढ़ ही नहीं पाया, वो ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए सब कुछ हो रहा था। और ब्रिटिशर ने अपने फ़ायदे के लिए एक स्विस कैनाल खोली थी, स्विस कैनाल खोली थी 1869 में, जिसकी वजह से डायरेक्ट रूट शिप्स का हो गया इंडिया और ब्रिटेन के लिए। इसको थोड़ा समझते हैं। आपके बुक में एक दे रखा है पूरा एक डायग्राम सा, उसको देखते जरा क्या दे रखा है वो, जल्दी से देखिए जरा क्या दे रखा है वो। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, ये देखिए बेसिकली ये स्विस कैनाल कुछ ऐसी दिखती थी। क्या लिखा हुआ है? स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। होता क्या था कि भाई ब्रिटेन से अगर आपको इंडिया में माल भेजना है तो आपको एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। जैसे कि ये यहाँ पर मान लो यूरोप है, ठीक है, इधर आपका पूरा का पूरा अफ्रीका है ना, और इधर इंडिया है। समझ रहे हो बात को? तो होता क्या था कि अगर ब्रिटेन से इंडिया आना है, शिप के थ्रू कोई माल बेचना है, तो कैसे बेचना पड़ेगा आपको? यहाँ से वाटरवे है, लैंड से नहीं जा सकता, वाटरवे ही चलते थे। तो वाटरवे शिप से थ्रू जाना पड़ता था, और ये समुद्र है पूरा का पूरा। तो आपको पूरा अफ्रीका पार करके, नीचे से अफ्रीका को पूरा पार करके इंडिया में जाना पड़ता था, जो कि 12,300 माइल्स का रास्ता था। 12,300 माइल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इतना बड़ा होता था तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा लंबे रूट के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे उतना ही ज़्यादा खर्चा, उतना ही ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे जो वह शिप वाला बंदा है,
हर चीज़ के पैसे लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जब आप इतना तगड़ा हो तो माल अपने आप महंगा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रास्ता था। तो एक स्विस कैनाल बनाए गए थे। यहाँ पर इजिप्ट है, यहाँ स्विस है, एक स्विस जगह है, यहाँ से होते हुए एक कैनाल बनाई गई कि उनको पता है कि भाई यहाँ पर भी पानी का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ये बंद हो रखा है पानी। अगर ये स्विस यहाँ से पानी को खोल दिया जाए, थोड़ी सी जगह बना दी जाए, तो हम सीधा इंडिया में डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो वो ऐसा रास्ता बनाया गया कि यहाँ से डायरेक्ट इंडिया जा सके। जैसे आपको बुक में देख सकते हो, देखो ऐसे जगह का ना, वहाँ से होके देखो इस तरीके से है कि ये ब्रिटेन है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है इस तरीके से, और ये स्विस यहाँ से, ये रास्ता बंद था, इसको खोला गया और इसीलिए ये स्विस कैनाल बन गया। इसका नाम स्विस कैनाल क्यों पड़ गया? क्योंकि स्विस यहाँ पर जगह है, ये रास्ता यहाँ से बनता, उन्होंने यहीं से खोला और फिर यहाँ से एक डायरेक्ट रूट बन गया, फिर सीधा इंडिया आएगा। तो जो इतना बड़ा घूम के जाना पड़ता था इंडिया को, अब ये रास्ता डायरेक्ट बढ़ गया। और ये रास्ता सिर्फ था 70 to 100 माइल्स का। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस देखो कितना बच गया। आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें से 5100 माइनस कर दूँ तो 70 to 100 आता है। तो 5100 माइल्स का रास्ता बच गया। तो इसकी वजह से भैया आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर माल भेजोगे, आप अभी अपनी जगह से आप दूसरी स्टेट में माल भेजो, खर्चा आएगा। जितने दूर भेजोगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाले ज़्यादा खर्चा मांगेंगे, क्योंकि भैया ड्राइवर के पैसे देने, पेट्रोल लगेगा, पता नहीं क्या क्या लगता है। तो ये खोली गई। तो ये कब खोली गई थी? 1869 में। 1869 में खोली गई। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गई एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। इसकी वजह से इंडियन मार्केट में पहुंचना बहुत आसानी होगी। तो जो प्रोडक्ट आपको इंडिया में पहुंचाना था कम समय में पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है फिनिश्ड गुड्स सारे ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे हैं, तो कम समय में पहुंचेंगे, सस्ता पहुंचेगा, क्योंकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ गई है। द कैनल प्रोवाइडेड अ direct trade route for ships operating between Britain and India and avoided the need to sail around Africa। तो जो अफ्रीका से होके जाना पड़ता था वो खत्म हो गया, डायरेक्ट ट्रेड रूट मिल गया। स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वे इन द वर्ल्ड। पूरा इससे आपकी यूरोप और इंडिया की ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से फ़ायदा हुआ हमारे ट्रेडिंग में। आज भी ये सुएज कैनल बहुत ज़्यादा चलती रहती है, इसकी वजह से ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। इंडिया से माल बाहर जाना है या इंडिया से इंडिया में लाना है, उससे काम हो गया। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन 1869 द सुएज कैनल वाज ओपन, ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया 1500 माइल्स का, जिसकी वजह से आपको अफ्रीका से नीचे होके नहीं जाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो ये आपका इस तरीके से खोला गया था। समझ आ रही है यहाँ तक क्या चीज़ है? बिल्कुल बढ़िया। वो बुक में देख रहे हो कि भाई इस्तमुस क्या होता है, इस्तमुस ऑफ सुएज लिखा हुआ है। इस्तमुस सुएज का मतलब जैसे ही होता है कि जैसे कि इधर पानी है और बीच में एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है सारी की सारी। मतलब अब यहाँ पर है, जैसे कि इधर से पानी है, पानी आ रहा है, बट यहाँ लैंड आ गया और फिर इस चक्कर में ये पानी आगे नहीं जा पा रहा, ये लैंड का टुकड़ा है बीच में, ये था इस्तमुस ऑफ सुएज। ये सुएज का वहाँ पर इस्तमुस था। इजिप्ट में सुएज है, ला बिल्कुल कोने पे, वहाँ पर ये लैंड बीच में था, उसको हटाना था ताकि एक सुएज वहाँ से सुएज से निकल के कैनाल बन जाए। तो ये लैंड का जो पीस हटाया गया, जिस वजह से फिर इंडिया में एक रास्ता बन गया, वो कैनाल एक बन गई। छोटी सी बिल्कुल जगह है वहाँ पर सुएज जहाँ पर है, आपको पता शायद एक बार आपने सुना भी होगा, उधर एक शिप भी फंस गई थी। बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ से वो निकलती है रास्ता, और वो बेसिकली वहाँ से रास्ता निकाला गया था, वो पीस ऑफ लैंड था उधर। तो वो इस्तमुस बोलते हैं, पीस ऑफ लैंड, जो वाटर इधर है, इधर भी वाटर है, बीच में पीस ऑफ लैंड आ गया। ठीक है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम है। ये नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इजिप्ट के नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, इजिप्ट के जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, तो ये इजिप्ट के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में सुएज है, बिल्कुल कोने पे, वहाँ की बात की गई। तो एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए अब नेक्स्ट चलो पॉइंट करते हैं। हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल।
कि इंडिया की जो संपत्ति है सारे के सारे ब्रिटिश रूल से, जब ब्रिटिश रूल में थी तो वो ड्रेन हो गई। ड्रेन का मतलब सारी की सारी निकाल ली गई, सारी की सारी इंडिया की वेल्थ गायब हो गई, सब ड्रेन हो गई। कैसे? आपको पता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का और इम्पोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का। ये फर्स्ट पॉइंट में था। और एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का, तो पैसा कहाँ से आता है? देखो, एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है ना, इनफ्लो होता है कैश का। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब हम खरीद रहे हैं, बाहर से माल खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा पैसा जाता है। पैसा आएगा कहाँ से? एक्सपोर्ट से। तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था प्राइमरी प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल्स, वो इंडिया से मंगा रहे थे। और जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल भेजेगी उतना ज़्यादा ब्रिटेन इंडस्ट्री ज़्यादा सामान बनाएगी, उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था हमारे इंडिया में। तो क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट का सरप्लस भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत पैसा आ रहा था एक्सपोर्ट से। इंडिया में एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था। लेकिन खुश होने वाली बात इतनी नहीं है, क्योंकि वो पैसा आ तो रहा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी है जो इंडिया का फ़ायदा नहीं देखेगी, अपना फ़ायदा देखेगी। वो सारे पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? ध्यान से देखो, वो पैसा हमारे इंडिया की तरक्की के इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऑफिस सेटअप कर रखे थे, अपने ऑफिस सेटअप कर रखे थे जहाँ वो बैठते थे, उनके एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए। ऑफिस में खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लोगों का सैलरी देनी है, रेंट देना है, उसके सारे खर्चे वो एक्सपोर्ट के पैसे से यूज़ हो रहा था। यानी कि जो पैसा बचा के रखना चाहिए था या फिर वो पैसे से इंडिया की तरक्की में लगाना चाहिए था, वो तो अपनी तरक्की कर रहे थे। ब्रिटेन वाले क्या कर रहे थे? अपने ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो सब हमारे पैसे से इस्तेमाल कर रहे थे। अगर कोई युद्ध लड़ना था तो वो हमारे पैसे से इस्तेमाल करते थे, हमारे पैसे को युद्ध लड़ने में इस्तेमाल करते थे। बताओ भाई, तो हमारा पैसा तो ख़त्म ही हो गया सारा। तो इसे तभी तो बोल रहे हैं ड्रेन। इंपोर्ट करना है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज, कोई जैसे बैंकिंग की सर्विस देनी है, कोई इंश्योरेंस की सर्विस लेनी है, तो कोई इंपोर्ट मतलब परचेज करना है। अब कोई सर्विस लेनी है, मान लो किसी की हेल्प चाहिए, कोई सर्विस लेनी है किसी की, मान लो कोई मुझे मैनेजर बुलाना है, कोई मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए, तो बाहर से मंगाएंगे उसको, बट उसको पैसा भी तो देंगे। कोई एक्सपर्ट की सर्विस चाहिए तो बाहर से एक्सपर्ट मंगाएंगे, पैसा देंगे। वो पैसा कहाँ से आएगा? अपना एक्सपोर्ट वाला। तो अपने जो पैसा इंडिया में आया एक्सपोर्ट का, वो पैसा इंडिया के में लगा ही नहीं, वो सारा पैसा इनमें लग गया, ब्रिटिश के ऑफिस में लग गया, वॉर में लग गया, इनविजिबल आइटम को इंपोर्ट करने में लग गया, तो हमारा पैसा पूरा ख़त्म हो गया। तो ये थे हमारा फॉरेन ट्रेड के पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आओगे कि भाई कैसे इंडिया एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट का, इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। ठीक है, फिर हमने समझा कि कैसे भैया वो मोनोपोली थी ब्रिटिश रूल की, सुएज कैनाल, और फिर ये है ना ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको सब समझ आएगा। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, जो कि अगर आप आगे देख रहे हो फ्यूचर में, तो वो बन चुकी है सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में। ठीक है, और आपके आएगी सीधा डेमोग्राफिक वाली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।